मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैं आपके बीच सीआरपीसी का चैप्टर 33 जो कि जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध बताता है। प्रोविजन एज द बेल एंड बॉन्ड। जमानत कैसे होगी, कैसे बेल बॉन्ड सबमिट होगा, उसके बारे में चैप्टर बताता है। चैप्टर 33 सीआरपीसी जो कि सेक्शन 436 से लेकर 450 के बीच यानी कुल 15 धारा रही, जो कि बीएनएसएस 2023 में चैप्टर 35 हो गया। इसमें धारा सेक्शन जो है 478 से लेकर 496 हो गई। इसमें सेक्शन 19 हो गया। उसके पीछे रीजन ये था कि कुछ इसमें सेक्शन सब क्लास करके था। 436 ये था, 437 ये है। इस तरीके से उन सब सेक्शन को ये ए ना करके बीएनएसएस में नंबर डाल दिया, इसलिए सेक्शन बढ़ गया। तो हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में सबसे पहली सेक्शन 436 थी, जो कि हम लोग प्रक्रिया में बराबर देखते हैं। बेलेबल मामले में जमानत फाइल होना, जिसमें जो शेड्यूल में दिया हुआ है सीआरपीसी में कि कौन से सेक्शन बेलेबल हैं, नॉन कार्डिनेबल है, उसमें हम लोग फाइल करते हैं। 436 में जमानत मिल जाती है और उसी में एप्लीकेशन भी फाइल होती है। इसी में सब क्लास करके था 436 ए। इसकी हेडिंग रही कि अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। इसमें यह है कि अगर प्रोसीडिंग चल रही है, अगर इंक्वायरी ट्रायल चल रहा है और उसकी अधिकतम सज़ा किसी केस में अगर 5 साल है, मान लिया उसका आधा से ज़्यादा, आधा बीत चुका है जेल में ही, तो उसको रिहा करने का ये प्रोविज़न 436 ए बताता है। आधा का मतलब ये है कि कई सेक्शन में है, किसी में 3 साल है, किसी में 5 साल है, किसी में 10 साल है। तो मैक्सिमम जो इसमें रहा होगा 10 साल, जो कि हम लोग कॉन्करेंट सज़ा के बारे में बात कर चुके हैं। 436, 427, 428, 31 और उधर 71 हम लोग चर्चा किए। तो कॉन्करेंट देखा जाएगा सबसे बड़े सेक्शन में सबसे अधिक सज़ा किस में है, उसका अगर आधा वो सज़ा भोग चुका है, तो ये बताता था कि 436 ए में अब उसको जमानत बंद पर या प्रतिभू पर या बिना प्रतिभू के निजी मुचलके पर, जैसा कोर्ट का डिस्कशन होगा, वो छोड़ सकती है। 436 हो गया। उसके बाद 437 आता है, जिसमें नॉन बेलेबल कार्डिनेबल के लिए हम लोग बेल फाइल करते हैं। नॉन बेलेबल में बेल देने का डिस्क्रिप्टिव पावर कोर्ट को होता है। उसमें महिला हैं, कमज़ोर हैं, वृद्ध हैं, ये सब आधार होता है। अब कार्डिनेबल आजमानती जिनको 3 साल से ऊपर की सज़ा वाले हैं, मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, 3 साल से अधिक है, तो इसमें जो है कार्डिनेबल माना गया। तो उसमें जो है बेल देना न देना कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये 437 नॉन बेलेबल के बारे में बताता है। अब 436 और 436 ए या 437 इधर जो है 478 हो गया, जो बेलेबल के बीएनएसएस में 479 बन गया 436 से, जिसमें कि आधा सज़ा भोग चुका हो तो उसको छोड़ने की बात थी। नया सेक्शन बना दिया, 479 हो गया। 437 नॉन बेलेबल में था तो 480 हो गया। अब मामला आता है 437 जो है नॉन बेलेबल जब हो गया, तो 437 के साथ ही एक हम लोग देखते थे कि 437 ए, यहाँ पर कि कन्विक्शन वगैरह हो गया या छोड़ एक्विटल हो गया, तो अपील में अगर जाना है तो अपील के लिए बेल बॉन्ड 437 ए का कंप्लायंस कोड हम लोग प्रक्रिया में देखते हैं कि आप बेल बॉन्ड डाल दीजिए, आपका एक्विटल हो गया। तो एक्विटल होने पर तो आपको जो है नया बेल बॉन्ड डालने के बाद 437 ए बताता है ये। तो इस 437 ए को भी नया सेक्शन बीएनएसएस बता दिया, 481 हो गया। 437 के बाद यानी 436 सीआरपीसी का है, 436 जमानती, 436 से आधा से ज़्यादा सज़ा हो गई तो छोड़ा जाएगा। 437 अजमानती हो गया। 437 ए जहाँ पर एक्विटल हुआ है, बेल बॉन्ड अपील में जाना है आपको अपील के टाइम तक के लिए या आगे का, तो 437 का कंप्लायंस इस तरीके से हो गया। 438 आता है कि एंटीसिपेटरी बेल की बात आती है, गिरफ्तारी की आशंका, एप्रीहेंशन ऑफ द अरेस्ट। तो 438 जो है सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है,
तो कभी कभी लोग पहले डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते थे, बाद में ये आ गया कि आप नीचे से होकर के आइए, 438 एंटीसिपेटरी बेल नीचे से प्रोसीडिंग फाइल करके आइए, नहीं सुना जाएगा तो ऊपर 438 हो गया। 439 में बेल देना और खारिज करना, इसमें सुप्रीम हाई कोर्ट का पावर था। हाई कोर्ट में बेल बांड पड़ती है, हाई कोर्ट में ही बेल बांड कैंसिल होती है। 439 बताता है हाई कोर्ट के बारे में। यहाँ तक बेल की बात हुई। एक बार फिर से देखा जाए, 436 जमानती, 436 से आधा सजा भोग लिया तो छोड़ा जाएगा। 437 आजमानती के कागजेबल के लिए है। 437 से अपील में जाना है तो आप एक्विटल हुए हैं तो बेल बांड है। 438 एंटीसिपेटरी, 439 हाई कोर्ट के लिए। इसी तरीके से इधर जो है 478, 479, 480, 481, 482, 483 हाई कोर्ट तक का, 439, 483, इस तरीके से साइमल्टेनियस सेक्शन हैं। तो बेल का ये प्रोसीजर हो गया। अब मामला आता है नेक्स्ट में, अब बंद पत्र की बात आती है। 439 के बाद 440 बंद, इसमें दिया है बंद पत्र की रकम और उसे घटाना है। इसमें जो है कोर्ट का दिया हुआ है कि निष्पादित प्रत्येक बंद पत्र की रकम मामले की परिस्थितियों के अनुसार नियत की जाएगी। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय निर्देश दे सकता है कि मजिस्ट्रेट अपेक्षाकृत अपने जमानत बंद, मतलब कोर्ट के डिस्कशन पर है, बेल बॉन्ड कितने रुपए का होगा, रकम की होगी, यह बताता है 440। 441 जो होता बता रहा है आगे, अभियुक्त और प्रतिभूतियों का बंद पत्र। किसी भी व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने या अपने बंद पत्र पर छोड़े जाने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा, और जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब एक या एक से अधिक पर्याप्त प्रतिभूतियों की धनराशि इतनी यथास्थिति न्यायालय समझे। जब उसको रिलीज किया जा रहा है कि उसको, तो निजी मुचलके पर या जमानत बंद पत्र पर एक या एक से अधिक बेल बॉन्ड जमानत प्रतिभूति ले सकता है, ये बताता है। अभियुक्त और प्रतिभूतियों का बंद पत्र इसमें फाइल हुआ, 441 हो गया। 441 एक नया उसमें सब क्लाज में रहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति के छोड़े जाने के लिए उसका प्रतिभू है, यानी श्योरिटी दे रहा है, न्यायालय के समक्ष यह घोषणा करेगा कि उसने प्रतिभू दी है, इसके अंतर्गत अभियुक्त भी है और उसमें सभी सुसंगत विशिष्टियाँ दी जाए। मतलब ये जो घोषणा डिक्लेरेशन देता है श्योरिटी जमानतदार, उसमें अपना पूरा डिटेल देगा, अपना डिक्लेरेशन करेगा, हमारी इतनी संपत्ति है, मैं फला मुलजिम के लिए बेल ले रहा हूँ, इतनी सी बात है। 442 जब इसमें दे रहा है कि आपका ऑर्डर, बेल रिलीज का ऑर्डर हुआ था, आपने बेल बॉन्ड फाइल कर दिया, अपना निजी मुचलका हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो तुरंत 436 में यानी बेलेबल में हो या 437 में हो नॉन बेलेबल में हो, तुरंत उसको रिहा किया जाएगा, ये बताता है। 443 आता है, जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त तब पर्याप्त जमानत आए। अगर मान लीजिए कोर्ट में प्रतिभू दिया, बेल बॉन्ड दिया, उसकी सिक्योरिटी, उसकी रकम कुछ कम रही, तो बाद में जो है कोर्ट जो है आदेश कर सकती है कि करेक्ट जो है कितने के आदेश हुआ, आपका ये बेल बॉन्ड कम था उसको पूरा करिए, नई बेल बॉन्ड दीजिए, चाहे सिक्योरिटी बदलिए, जो भी। अगर ऐसा करने में असफल होता है तो फिर जेल भेज दिया जाएगा। प्रतिभूतियों का उन्मोचन, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की हाजिरी और उपस्थिति के लिए प्रतिभूतियों में से सब या कोई बंद पत्र पूर्णतः, इसमें यह है कि अगर किसी भी बेलर को, जमानतदार को लगता है कि हम अब जमानत नहीं लेना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, तो तुरंत जो है कोर्ट जो है मुलजिम को, अगर बाहर है, जेल के बाहर है, बेल पर है, तो उसको वारंट जारी करेगा, उसको बुलाएगा और बेल देने के लिए कहेगा और पुराने वाले बेलर को रिलीज कर देगा, इतनी सी बात। 444 है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, इसमें एप्लीकेशन भी हम लोग डालते हैं कि जब कभी कभी जो है जमानतदार चाहता है कि अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं रहा मुलजिम से, या उसका कंडक्ट खराब हो गया, हमको अगर रिलीज किया जाए, तो बेल रिलीज एप्लीकेशन डिस्चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है। कोर्ट जो है मुलजिम को सम्मन वारंट कर देती है और उसको रिलीज, बेलर को रिलीज कर देती है। मुचलके के बजाय निक्षेप, डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकग्नाइजेंस, मुचलके के बजाय जब किसी व्यक्ति से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा प्रतिभूतियों सहित या रहित
बंध पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, तब वह न्यायालय अधिकारी उस दशा में जब वह बंध पत्र सदाचार के लिए, मतलब जो 107(16) कंडक्ट शांति बनाए रखने के लिए, कंडक्ट के लिए रहा हो, उसके अलावा ऐसे बंध पत्र के निष्पादन के बदले में इतनी धनराशि सरकारी वचन पत्र पर न्यायालय अधिकारी नियत करे निक्षिप्त करने की अनुज्ञा। जब ये डिफॉल्टर हो जाता है तो उसके जो अमाउंट भरे जाते हैं बेल बॉन्ड में, उसको कह रहा है कि अमाउंट जो है सरकारी कोष में जमा किया जाए। 446 है प्रक्रिया जब बंध पर संप्रहित कर दिया जाता है, फॉर फीचर ऑफ द बेल बॉन्ड। इस संहिता के अंतर्गत पहले फॉरफिट किया जाता है बेल बॉन्ड। कोर्ट जो है देखते हैं, स्कॉन्डर हो गया, मुलजिम जो है भगोड़ा हो गया, तो पहले बेलर को नोटिस जारी करती है, फिर बेल बॉन्ड को फॉरफिट करने के लिए आर्डर करती है। इस संहिता के अधीन बंध पत्र किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए है, और उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय को जिसे तत्पश्चात मामला अंतरिम किया गया है, समाधान प्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि बंध पत्र संप्रहित हो चुका है, अथवा इस संहिता के अधीन किसी अन्य बंध पत्र की बाबत उस न्यायालय को जिसके द्वारा बंध पत्र दिया गया था, या किसी न्यायालय को तत्पश्चात मामला अंतरित किया गया है, मजिस्ट्रेट न्यायालय समाधान रूप में साबित कर दिया जाता है, तो बंध पत्र। इसमें भी है कि यह चीज़ क्लियर हो जाती है कोर्ट के सामने कि अब इसको जो है बेलर को बंध पत्र को फॉरफिट किया जाने योग्य हो गया है। अगर वो हाजिर होने के लिए हाजिर नहीं करा पाता है, मुलजिम को समय पर नहीं कोर्ट में पेश हो पाता है, तो नोटिस जारी होती है बेलर को, और बेलर का बेल बॉन्ड को फॉरफिट करने के लिए कर दिया जाए। फॉरफिट के बाद 446 जो है फॉरफीचर ऑफ बेल बॉन्ड करता है, और 446A उसमें दिया है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल बॉन्ड। फिर 446 में जो फॉरफिट किया गया था, उसी के सीक्वेंस में बाद में रद्द हो जाएगा बेल बॉन्ड। नहीं आया, नहीं कंप्लाइन कर पाया, तो उसके बेल बॉन्ड को फॉरफिट होगा तो कैंसिल होगा, उसका बेल बॉन्ड कैंसिल होगा, तो जो श्योरिटी अमाउंट भरे गए होंगे उसको वसूली होगी, और मुलजिम को अरेस्ट करने के लिए आगे का काम होगा। ये है 446 फॉरफीचर ऑफ बेल बॉन्ड। और उधर जो है उन्मोचन जो 444 था, उन्मोचन एक दूसरी चीज़ हो गई, जहां बेलर खुद एप्लीकेशन देता है कि हमको रिलीज किया जाए। 446 में कोर्ट को पावर आ जाता है कि जब जो उसके आर्डर के बेल आर्डर का कंप्लाइन नहीं हो रहा है, मुलजिम टाइम से नहीं आ रहा है, अब बेलर मुलजिम को लाके पेश नहीं कर पा रहा है टाइम से, तब बेल बॉन्ड को बेलर को नोटिस होती है, और बेल बॉन्ड फॉरफिट होता है, बाद में कैंसिल ऑफ बेल बॉन्ड हो जाता है। 447 अब आता है आगे, प्रतिभू के दिवालिया हो जाने पर मृत्यु हो गई, तब प्रक्रिया। अब इसमें ये कंडीशन आती है, जो अमाउंट श्योरिटी भरा गया था, वो अमाउंट कोर्ट को लगता है कि उसके पास अब नहीं रह गई, ये बेच दिया है या डिस्पोज कर दिया है, तो या तो बेलर मर गया है, तब वो नया प्रतिभू देने के लिए मुलजिम को कहा जाता है। इसमें नई प्रतिभू की बात आई हुई है, नया श्योरिटी आप फाइल करेंगे, बस इतना ही। 447 है। 448 देता है कि अवयस्क। इसमें थोड़ा सा एक अल्टरेशन हुआ 448 में। अवयस्क मतलब माइनर समझ में आया बेलर लेने वाला श्योरिटी प्रतिभू। इसमें जो है 448 की जगह 494 नया आया जो BNSS में, इसमें अवयस्क की जगह बालक केवल लिख दिया है, बस इतना ही है। अगर कोई बालक जो है निष्पादित कर दिया है, बेल बॉन्ड ले लिया है, तो उसके बदले में प्रतिभू बंध पत्र नया प्रतिभू लेने की बात आएगी। कभी मिस्टेक से पता चला कि माइनर रहा, वो बच्चा ले लिया, तो इसमें दिया हुआ अवयस्क है, तो वह न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंध पत्र स्वीकार कर सकता है। यदि बंध पत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति अवयस्क है। अच्छा, इसमें बंध पत्र निष्पादित करने के लिए किसी व्यक्ति या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति अवयस्क है, तो वह न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू, मतलब उसकी श्योरिटी को ले सकता है, या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंध पत्र स्वीकार कर सकता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को, अमाउंट को वो एक्सेप्ट करने की बात आती है, अगर वो अवयस्क है तो।
इतना ही है। फिर 449 आता है कि 446 के अधीन आदेशों की अपील। यहाँ पर फॉरफीचर या कैंसलेशन ऑफ बेल बॉन्ड हुआ, फॉरफीचर भी उसी में था, फॉरफिट हुआ और कैंसलेशन ऑफ बॉन्ड हुआ। अगर ऐसा हो गया कि 449 सेक्शन बताता है कि आप उसकी अपील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ से हुआ है तो सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट से हुआ है तो हाई कोर्ट में आप जा कर के अपील कर सकते हैं। यहाँ अपीलेट कोर्ट में आप उसके खिलाफ जा, अगर लगता है कि फॉरफीचर या कैंसलेशन ऑफ बॉन्ड गलत हुआ है तब। 449 के बाद 450 लास्ट सेक्शन आता है, कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि वह उस रकम को उद्ग्रहित करे जो ऐसे उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में हाजिर उपस्थित होने के लिए बंधपत्र। यही चीज़ आ गई कि अब इसमें हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय है ना, किसी मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि उसका जो अमाउंट भरा गया था, सिक्योरिटी ली गई थी, कि उसके पैसे को उपग्रहित कर दे, बंधपत्र को पैसा वसूलने का आदेश भी कर सकता है। कभी डिफाल्टर की कंडीशन में ये चीज़ आती है। इस तरीके से 436 से लेकर 450 बेल और बेल बॉन्ड के बारे में बताता है। इधर जो है बेसस में 478 से लेकर 496 तक रहा। तो ये हम लोगों ने चैप्टर 33 CRPC जो कि बेसस चैप्टर 35 का थोड़ा सा अध्ययन किया। मुझे लगता है इससे कुछ जानकारी आप लोगों को मिली होगी। मैं पुनः किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।